प्यारे बच्चों, आपका चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की हरियाणा जी की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, हरियाणा जो जीके है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले कुछ सालों से हरियाणा के जो भी एग्जाम्स आप दोगे उसमें इसकी वेटेज 25% रहती है। यानी 100 क्वेश्चन आएंगे तो आपके एग्जाम में उसमें से 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके से आते हैं। ठीक है। तो पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी तो उससे पहले जो एग्जाम होते थे उसमें हरियाणा जीके के नाम मात्र के ही क्वेश्चन आते थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ, क्योंकि आप हरियाणा का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए हरियाणा के जितने भी एग्जाम हों, चाहे आप एचपीएससी का दीजिए या फिर आप सीईटी का दीजिए या एस्टेट दीजिए, जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। जो मेन एग्जाम है हरियाणा के अंदर, जो सीईटी का एग्जाम है, इसमें हरियाणा जीके की वेटेज 25% रहती है। यानी जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो आपके हरियाणा जीके से आएंगे। तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से हरियाणा जीके की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो मेरा पिछले लगभग 15 साल का अनुभव है वो आपके काम आएगा। बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं होंगी और एक लिमिटेड टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं हरियाणा। हमारी इंस्टीट्यूट का नाम है सोनीपत के अंदर, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट है। पिछले 15 साल से आप लोगों की सेवा में हम लगे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब बात करें तो आप हरियाणा स्टेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात की जाती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे। यदि इंडिया के मैप के अंदर आप हरियाणा की जो लोकेशन देखोगे तो मेन तो जो डायरेक्शन होती है वो 4 होती हैं। मैप में जो डायरेक्शन होंगी वो 4 डायरेक्शन होती हैं। तो हरियाणा की जो लोकेशन है वो कहाँ पे आएगी, आप ये देखना। हम डायरेक्शन की बात करें, मान लीजिए मैं इंडिया के मैप को इस तरह से 4 हिस्सों के अंदर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, एक डायरेक्शन ये हो जाती है, सब डायरेक्शन एक ये हो जाएगी। इस तरह से टोटल मिलाकर 8 डायरेक्शन होंगे। ये जो लोकेशन होती है, इस पॉइंट को हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इसको साउथ ईस्ट बोलेंगे और इसको साउथ वेस्ट बोलेंगे और इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो इंडिया के मैप के अंदर जो हरियाणा की लोकेशन है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये उत्तर पश्चिम में है। यानी उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम जो ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हरियाणा यहाँ पर स्थित है इंडिया के मैप के अंदर। उसकी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें, ये 27 डिग्री 39 मिनट तो उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 55 मिनट है ये उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद इसकी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार इसका 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर और ये 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। तो ये जो भी आप क्लास अटेंड करने वाले छात्र हैं, मेरी उनसे एक गुजारिश है, एक सलाह है कि अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठे। ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो चीजें आप अपने हाथ से नोट करोगे वो लगभग 50% चीजें आपको याद हो जाती है। जो ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है पीडीएफ का, ये इस तरह व्हाट्सएप पे आ गई, ये चीजें आ गई, ये जरूरी, इनसे कुछ तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो आप अपने हाथ से नोट करोगे वो ज्यादा स्थायी होता है। तो इसलिए
क्लास अटेंड करते समय चाहे आप किसी की भी क्लास देखें तो आपके पास अपनी कॉपी पेन होना चाहिए। आप मेन मेन पॉइंट को नोट कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। आगे जब भी आप एग्जाम में देने जाओगे तो वो रिवाइज करोगे तो बड़ी जल्दी से सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद एरिया की बात करें हम, क्षेत्रफल की, दोस्तों भारत का एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो उसमें से जो हरियाणा का एरिया है ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको इंडिया का जो एरिया है टोटल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, इससे हम कंपेयर करें किसमें, परसेंटेज में। कई बार तो देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे आपसे एग्जामिनर इस तरह से पूछेगा, एक तो ये पूछ लेगा कि आप हरियाणा का एरिया बताइए, उसमें आप टोटल बता दोगे 44,212। कई बार ये आएगा कि जो भारत का एरिया है उसके साथ कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछेगा। यदि कंपेयर करें हम इससे टोटल ये है और इसमें से ये अगर परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज में आएगा 1.34, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है। हमारे जो नियर बाई स्टेट है वो कौन से आएंगे, आप मैप पे मैं आपको हरियाणा का मैप दिखाता हूं, उसके बाद और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो उत्तर पूर्व में, हमारे उत्तर पूर्व में है तो हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है। और पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड तथा उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ है। तो इस तरह से ये हमारे जो स्टेट हैं वो लगते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपका ये हमारा हरियाणा का मैप है, इसके अंदर 22 जो जिले हैं, ये 22 जिले लेटेस्ट जो हमारा मैप है ये हरियाणा का, इसमें दिखाए गए हैं 22 जिले हैं। जब हरियाणा बना तो इसके अंदर 7 जिले थे। उसके बाद धीरे धीरे की डेवलपमेंट कैसी की जाए तो इसलिए इन जिलों को भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हरियाणा का मैप है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब सबसे हम जिले की बात करें, नॉर्थ में उत्तर में आपका जिला आएगा पंचकुला और दक्षिण में आएगा मेवात। उत्तर में जिला है आपका पंचकुला। देखो इस तरह से उत्तर, दक्षिण, हम ये बात करें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब यहाँ पे ये आप देखिए मैप में उत्तर के अंदर कौन सा जिला है, पंचकुला, और दक्षिण में यहाँ पर है ये मेवात, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और यहाँ पे आपका कौन सा जिला आएगा पश्चिम के अंदर, कौन सा है, ये सिरसा है। अब हरियाणा के अंदर जो मेन नदियां हैं वो बहने वाली हैं, एक तो यमुना, घग्गर, सरस्वती, साइबी, इंदौरी तथा मारकंडा। दोस्तों इन नदियों की भी हम बात करें तो इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आता है, नदियों से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर जो सारा साल बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी। बाकी जितनी भी नदियां हैं ये हम घग्गर, सरस्वती, साइबी, इंदौरी तथा मारकंडा, इनकी बात करते हैं दोस्तों। ये बरसाती नदियां हैं। बरसाती नदियां वो होंगी जिसमें केवल बरसात के समय में ही पानी आएगा, नहीं तो वो सारा साल सूखी रहती है, ठीक है। सरस्वती जो नदी है दोस्तों, ये बरसाती नदी है, इसका ये पहले ये लुप्त हो चुकी है अब, ठीक है। बरसात के दिनों में ही इन नदियों में पानी आता है, लेकिन सारा साल जो बहने वाली जो नदी है वो तो यमुना नदी है। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। नदियों का चैप्टर जब करेंगे तो मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। ये चीजें आपने इन चीजों पर फोकस करना है, ये चीजें आप ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप दोस्तों, जनसंख्या की बात करें, क्योंकि जनसंख्या, जन
कितने आदमी उस स्टेट के अंदर रहते हैं, उसको उनकी काउंटिंग को हम जनसंख्या कहते हैं। ये जो डाटा है जनसंख्या सेंसस से रिलेटेड, ये डाटा दोस्तों ये 2011 के हैं। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। तो ये जो भी डाटा है आपके सामने हरियाणा की जनगणना के, ये 2011 के हैं, ठीक है। क्योंकि 2021 के अंदर जनगणना होनी थी, 2000, क्योंकि जनगणना हर साल 10 वर्ष के बाद होती है, 21 में आती थी, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हो पाई। तो इस तरह से ये जो डाटा रखे हैं आपके, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। ये मैं आपको एक जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताता हूं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर पहली बार उसकी जनगणना कब हुई थी। जनगणना देखो, हरियाणा 1966 में, 1966 के अंदर पंजाब से 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। इससे पहले 1961 के अंदर जनगणना हुई थी। उसके बाद जब हरियाणा बना, हरियाणा की स्वतंत्र रूप से 1971 में पहली बार जनगणना हुई थी, अलग से, पंजाब से अलग। ये क्योंकि 1961 में जब हुई, ये तो पंजाब के साथ संयुक्त मिला के हुई थी। तो उसके बाद जो जनगणना हुई है 1961 के अंदर हुई है। के बाद 1971 में हरियाणा की अलग से हुई है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने। अब यहां से देखो, अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये आएगा आपका 2,53,51,462। ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। मेल और फीमेल, मेल हरियाणा के अंदर ज्यादा है, फीमेल कम है। 1,34,94,734 पुरुष हैं और फीमेल हैं 1,18,56,718। कई बार ये डाटा लगभग यहां तक भी दे दिया जाता है कि 2 पॉइंट, ठीक है, 2,53,00,000 तक भी दे दिया जाता है, इस तरह से पूरा ना देकर, ठीक है। तो पूरा फिगर भी ध्यान रख लेना और ये इस तरह से भी ध्यान रख लेना। 1,34,00,000 भी दे दिया जाता है, ठीक है, यानी पूरी ना दी जाए तो इससे, ठीक है। कई बार तो एग्जैक्ट फिगर दे दिया जाएगा, एग्जैक्ट फिगर की बजाय कई बार इस तरह से करोड़ और खाली लाख दे दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। घनत्व क्या होता है दोस्तों? घनत्व 1 किलोमीटर के अंदर जितने व्यक्ति रहते हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, जो हरियाणा का जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया और जितनी पॉपुलेशन है उसका जो रेशियो है, वो डिसाइड करता है जनसंख्या घनत्व को, ठीक है। तो हरियाणा के 1 किलोमीटर दायरे के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं? ये 573 व्यक्ति रहेंगे। और ये रेशियो किसका होता है? जितनी पॉपुलेशन होती है और जितना एरिया होता है, ठीक है। इस तरह से ये निकाला जाएगा जनसंख्या घनत्व। उसके बाद जो पॉपुलेशन होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है जो एरिया से, उसके बाद क्या निकलेगा? जनसंख्या घनत्व निकलेगा। लिंग अनुपात यानी 1,000 ये लिंग जो अनुपात होता है, सेक्स रेशो होता है, 1,000 महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो रेशो होता है, यानी 1,000 पुरुषों के बीच में जो मेल हैं और जो फीमेल हैं, उनका जो रेशियो होता है वो लिंग अनुपात होता है। यानी आप ये कहें कि भाई मेल पैदा हुए 1,000 और फीमेल पैदा हुई 879, यानी इतने लड़कों के पीछे इतनी लड़कियां पैदा हुई, इसको कहते हैं हम लिंग अनुपात, ठीक है। तो आप ये देखना, हरियाणा के अंदर 1,000 यदि लड़के पैदा होते हैं तो उसके पीछे लड़कियों की संख्या कितनी है? 879। कितनी कम हुई ये? 121, 121 कम है। यदि इसको बैलेंस करना है तो लड़कियों की संख्या 121 और बढ़नी चाहिए। उसके बाद साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। देखो, साक्षर किस व्यक्ति को कहा गया है? जो अपना नाम
लिख लेता उसको साक्षर कहा जाता है। देखो, साक्षर और शिक्षित दोनों के अंदर अंतर होता है यहाँ पे। यानी साक्षर वो व्यक्ति होगा जो अपना नाम लिख लेता है। साक्षर और शिक्षित दोनों में अंतर होगा। तो साक्षर व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर? 75.60। यानी 100 व्यक्ति है ना, 100 व्यक्तियों में से इतने व्यक्ति अपना नाम लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहां पर पुरुष और महिलाएं का ये देखो, पुरुष और महिलाओं में जो साक्षरता दर है ये बताया गया है। यदि 100 व्यक्तियों में से 84.10 और महिलाओं में 65.90, ये साक्षरता दर ये है। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखने हैं। बड़ी बारीकी से दोस्तों मैंने आपको ये डाटा बताए हैं। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो वो मैसेज कीजिए। आगे चलते हैं हम। इन चीजों से, ये जो मैंने डाटा आपके साथ डिस्कस किए हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस उठा के देख लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम है यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। उसके बाद आ जाइए, अब हरियाणा के प्रशासनिक जो परिचय है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कैसे चलता है, किस तरह की संरचना है, ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों पहले हम बात करते हैं हरियाणा का जो राज्य का नाम है, वो ऑन डॉक्यूमेंट है, उसको हम बोलेंगे हरियाणा। और हरि का आना, या तो इसको हम ये कहते हैं पौराणिक नाम इसको, यानी भगवान का प्रदेश हरियाणा। ऑफिशियल जो इसका नेम है वो क्या नाम है? हरियाणा। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। और हरियाणा पहले पंजाब का हिस्सा होता था। पंजाब 1 नवंबर 1966 में इसको लैंग्वेज के बेस पर, भाषा के आधार पर दोस्तों अगर क्वेश्चन भी आ जाता है तो इसको स्टेट बनाया गया था भाषा के आधार पर। हिंदी भाषी और जो हिंदी भाषी और पंजाबी भाषियों के बीच में जो मुद्दा चला हुआ था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2 स्टेट बनाए गए, एक हरियाणा और एक पंजाब। अब जो पंजाब का टोटल एरिया था उसका 34.8 हरियाणा को मिला और 7 जिले हरियाणा को दे दिए गए। 7 जिले और 34.8 ये था जो टोटल पंजाब का एरिया था, क्षेत्रफल, ये हमारे को दे दिया टोटल पंजाब का। राज्य के नाम का अर्थ मैंने आपको बताया है, इसका अर्थ लेंगे हरि, यानी परमेश्वर, भगवान का निवास स्थान, भगवान का निवास स्थान। आप अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानिए कि आपका जन्म हरियाणा के अंदर हुआ है। ठीक है, दूसरी स्टेटों से आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर खाना पीना अच्छा है, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा है और ना ही किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती, तो भगवान ने आपको बहुत अच्छी जगह पर पैदा किया है। तो सुबह शाम भगवान का शुक्रिया कीजिए आप लोग। देखो, राज्य की राजधानी जब हरियाणा और पंजाब को अलग अलग किया गया तो सबसे डेवलप्ड जो सिटी था वो चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को लेकर विवाद हुआ कि चंडीगढ़ किसके पास जाएगा। फिर उसमें इस विवाद को हल करने के लिए चंडीगढ़ को ये बना दिया गया, इसको यूटी, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। और इसके साथ साथ इसको चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की कैपिटल बना दिया। चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की कैपिटल। भगवान, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का जो शहर कहा जाता है वो चंडीगढ़ को कहा जाता है। तो उन्हीं के दिमाग की उपस्थिति की इस तरह से भारत के अंदर एक सिटी बसाया जाए। ठीक है, तो चंडीगढ़ बिल्कुल साफ सुथरा शहर है। तो ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। हरियाणा के जो डिवीजन है, मंडल, वो 6 है। हरियाणा में जो डिवीजन है वो 6 डिवीजन है। जिले 22। जब हरियाणा स्टार्टिंग के अंदर जब बना तो 7 जिले मिले थे हमारे को। अब धीरे धीरे बढ़ते, क्योंकि एरिया जब बड़ा होगा
तो उसको डेवलप करना आसान नहीं होता। डेवलपमेंट कब होगी? जब उसको टुकड़ों में बांट दिया जाए। पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, लोगों की जरूरतें बढ़ती चली गई, तो इसलिए भाई डेवलप करने के लिए हमने क्या कर दिया, इन 7 जिलों में से ही टुकड़े करते करते, इन 7 जिलों से ही अलग करते करते, कभी कुछ अलग हुआ, कभी कुछ हुआ, फिर लास्ट में कितने हो गए? अब ये 22 जिले हो गए हैं। 22, ये संख्या कहां तक पहुंच गई है? 22 तक पहुंच चुकी है। ठीक है। उसके बाद हम इसको हमारे अपने लोकसभा और राज्यसभा, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस होते हैं, एक तो लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। जब हाउसेज की बात करें तो 2 हाउसेज हैं यहाँ पर, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा जिसमें हम डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, यानी सीधे अपने चुनकर, जिन एमपीज को आपको चुनकर भेजने का अधिकार आपके पास है, राइट ऑफ वोट, आपको वोट देने का जो अधिकार मिला हुआ है, तो ये हमारे पास है 10। तो लोकसभा के अंदर जो एमपी जाएंगे हरियाणा से 10 जाएंगे, राज्यसभा से जो एमपी जाएंगे वो 15 जाएंगे। तो इस तरह से हमारी पार्लियामेंट के अंदर हरियाणा से 15 एमपीज जाते हैं। ये आपने ध्यान रख लेना है। कई बार जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से पूछा जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा हरियाणा से पार्लियामेंट के अंदर कितने एमपीज हैं। बच्चे क्या करेंगे, सीधे लोकसभा के को याद रखेंगे 10 को और उस पर टिक लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों ये और ध्यान रखना, अपने राज्यसभा से भी 5 जाते हैं, टोटल तो जाएंगे आपके से 15। यदि खाली आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा से कितने जाते हैं, तो तब 5 बताओगे, लोकसभा से 10, और पार्लियामेंट की बात करें, संसद की बात करें, तो संसद में जाएंगे फिर 15। और विधानसभा के अंदर जो सीटें हैं दोस्तों, ये 90 हैं। ये एक का कोई महत्व नहीं है। ये पहले हरियाणा के अंदर कभी भी 91 नहीं हुई। ये तो उन राज्यों के लिए प्रावधान बनाया गया था जहां पर कौन रहते हैं? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। और ये तो अब खत्म भी कर दिया गया है कि गवर्नर को ये अधिकार होता था, यदि किसी स्टेट के अंदर एंग्लो इंडियन की संख्या है तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो एक मेंबर को अलग अलग जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से वो वहां पर अपॉइंट कर सकता था। हरियाणा के अंदर भी ये प्रावधान था, लेकिन अब हरियाणा विधानसभा के अंदर जो एमएलए हैं उनकी संख्या है 90। अभी हरियाणा विधानसभा के लेटेस्ट चुनाव हुए थे। अभी हरियाणा विधानसभा के जो सबसे पहले चुनाव हुए थे वो 1967 में हुए थे। ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा बना तो हमने क्या किया था, जो पंजाब की विधानसभा थी वहीं से हमारे को 54 एमएलए मिले थे। लेकिन आज जो एमएलए की संख्या है वो हरियाणा विधानसभा के अंदर 90 है। और ये जो चेंज होंगे, ये चेंज होंगे दोस्तों 2026 में प्री सीमेन आयोग का गठन किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं 2000 जो आगे चलकर 2029 में विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें ये संख्या बढ़ेगी। ठीक है, 77 से 1977 से ये जो चले आ रहे हैं, ये 90 चलते आ रहे हैं। उसके बाद हमारा पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की जिस तरह से राजधानी है उसी तरह से हमारा जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको बड़ी बारीकी से बताई है। तो ये सारे जो डेटा हैं इनको आप ध्यान रख लेना, इनको अपने कॉपी में नोट कर लेना। इसकी वैसे तो पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद देखिए आप लोग, तो ये हमारी प्ले स्टोर पर ऐप है। जो भी छात्र हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहता है, हरियाणा का कोई भी बैच या दूसरे बैच लेना चाहता है, तो आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, एडू चाणक्यन। ठीक है, तो वहां पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और यदि कोई आपकी इंक्वायरी है तो 9996406888 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस तरह का आइकन आपको वहां पर मिलेगा। उसके बाद आइए दोस्तों, देखो कोई भी शहर है उसका जो नामकरण किया गया है उसके पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है। ठीक है,
जैसे आप सोनीपत के अंदर रहते हो तो इसके पीछे भी कोई इसके नाम का कोई इतिहास होगा। आप करनाल सिटी से हो तो इसके पीछे भी उसका कोई इतिहास है। रेवाड़ी से हो तो इसके पीछे भी कोई इसका इतिहास है। जिस भी शहर का जो नामकरण किया गया है उसके पीछे उसका कोई ना कोई इतिहास रहा है। तो दोस्तों ये जो नामकरण किया गया है, आप इसमें इसको ध्यान रखना कि किस सिटी का जो नाम है वो क्यों रखा गया है। सिरसा, सिरसा जो भारत हरियाणा के पश्चिम में है, उस जिले का नाम सिरसा क्यों पड़ा? एक तो शाश्वत ऋषि, ये कहते हैं कि यहाँ पर एक ऋषि होते थे जिसका नाम था शाश्वत, और उसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा? सिरसा। या ये कहते हैं कि शीर्ष के पेड़ यानी शीर्षी वन बहुत ज्यादा थे वहां पर, उसके कारण उसका नाम क्या पड़ गया? सिरसा। क्लियर? ये ध्यान रखना। उसके बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद एक दिल्ली सल्तनत के अंदर शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत के शासक थे, और इसका लड़का था फतेह खां। तो इसने फतेह खां के लिए, अपने बेटे के लिए एक शहर बसाया और जिसका नाम रखा गया फतेहाबाद। और इसको इसने जो बसाया था दोस्तों, ये 1354 में, 1354 में इसको इसने बसाया था। तो फिरोज शाह तुगलक का जो लड़का था फतेह खां, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। भिवानी, रानी भिवानी, रानी भानी के नाम से, एक रानी होती थी भानी, उसके नाम से इसका नाम, भानी के नाम से इसका नाम भिवानी हो गया। और कई जगह पर जो पुराने बुजुर्ग हैं इसको बियानी भी कहते हैं। बियानी, बियानी, बियानी से भिवानी, पहले बानी, बानी से बियानी, फिर उसके बाद भिवानी, इस तरह से। रेवाड़ी, राजा रावत, राजा रावत की पुत्री रेवती। दोस्तों महाभारत काल के अंदर एक राजा हुए, राजा रावत, राजा रावत या रेवत भी कह सकते हैं इसको, कई जगह पर इसका नाम राजा रेवत भी मिल जाएगा। ये महाभारत काल के राजा थे, महाभारत काल के राजा। इनकी लड़की का नाम था रेवती, जिसकी शादी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, उससे इसकी शादी हुई थी 5500 साल पहले, आज से लगभग। राजा रेवत ने अपनी लड़की के लिए एक शहर बसाया था और उसको नाम दे दिया गया रेवाड़ी। वाड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? वाड़ी, वाड़ी का होता है कि आपका आस पड़ोस, आपके आस पड़ोस यानी आसपास जो चीजें हैं वो। उसके बाद चरखी दादरी, देखो चरखी दादरी, दादर, दादुर शब्द सुना होगा आपने, दादुर। यदि संस्कृत भाषा आपने पढ़ी है तो दादुर, दादुर होता है मेंढक, मेंढक। यहाँ पे चरखी दादरी, दोस्तों यहाँ पे एक जगह थी, वहां पर एक तालाब था और उस तालाब के अंदर मेंढक बहुत ज्यादा होते थे। मेंढक को दादुर कहते हैं, तो इसलिए उस झील का नाम क्या पड़ेगा? दादरी। दादुर से दादरी होगा और फिर ये नाम पड़ गया इसका चरखी दादरी, यानी मेंढकों के कारण नाम पड़ा है इसका। दादर झील का नाम पड़ा मेंढकों के कारण, मेंढकों की संख्या ज्यादा थी और उस झील के कारण नाम पड़ा चरखी दादरी। महेंद्रगढ़, पटियाला के राजा थे दोस्तों, उनके लड़के का नाम था महेंद्र, महेंद्र। और राजा मोहेंद्र के नाम से, पटियाला के राजा मोहेंद्र के नाम से महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा है। पटियाला के राजा महेंद्र के नाम से महेंद्रगढ़ पड़ा। देखो दोस्तों इसका नाम महेंद्रगढ़ के बारे में पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम एक और पूछा जाता है, कानोड, कानोड, यानी पहले इसका नाम होता था कानोड। कानोड ब्राह्मणों ने इसको बसाया था, कानोड ब्राह्मणों ने इसका बसाया था।
इसको, इसलिए इसका नाम था कानोड। लेकिन बाद में महेंद्रगढ़ किस कारण से हुआ? राजा मोहिंद्र के नाम से। ये पॉइंट आपने ध्यान रख लेना। और 1948 में ही इसको क्या बना दिया गया था? एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। गुरुग्राम, गुरुग्राम पुराना नाम इसका गुड़गांव होता था, गुड़गांव, लेकिन अब इसका नाम क्या है? गुरुग्राम। कौरव और पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया है गुरुग्राम, यानी गुरु का ग्राम। जींद, हरियाणा का दिल। हरियाणा का दिल किसको कहा जाता है? जींद को कहा जाता है हरियाणा का दिल। जींद शहर के बसने की कहानी के पीछे ये बताया जाता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होना था, तो पांडवों ने अपनी विजय के लिए एक यज्ञ किया कि भाई हमारी जीत हो। जयंती, एक मंदिर बनाया उन्होंने, जयंती देवी का मंदिर, जयंती देवी। जयंती शब्द का अर्थ होगा जीत की देवी, जीत की देवी, जीत की देवी। एक मंदिर बनाया गया और धीरे धीरे ये शहर चारों तरफ, इस मंदिर के चारों तरफ फैलता चला गया इस तरह से। तो जयंती देवी के नाम से ये मंदिर बनाया गया था। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो पांडवों ने यहाँ पर पूजा की थी, पांडवों ने यहाँ पर पूजा की थी। इस तरह से ये शहर चारों तरफ फैलता चला गया और इसको हरियाणा का दिल भी कहते हैं। कैथल, भगवान हनुमान की जन्म स्थली कहा जाता है कैथल को, यानी कपि सतल। इसको कपि सतल भी कहते हैं। कपि क्या होता है? बंदर। कपि सतल भी कहा जाता है इसको, कपि सतल, कपि सतल यानी बंदर। भगवान हनुमान जी का की जो जन्म स्थली है वो कैथल है। और कैथल के अंदर अंजनी, अंजनी पुत्र भी कहा जाता है ना हनुमान को, अंजनी। अंजनी कौन थी? अंजनी पुत्र इनकी माता थी। तो अंजनी का जो टीला, अगर आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अंजनी का टीला कहां पर है, अंजनी का टीला ये कैथल के अंदर ही है। और अंजनी भगवान हनुमान की माता का नाम है। यहां तक आपका कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, आगे चलते हैं। ये जो चीज मैंने आपको बताई है, इन सभी को आपने नोट करना है। कॉपी पेन आप साथ लेके बैठिए। क्लास के अंदर केवल पढ़ाई की बात होगी। मैंने कई देखे हैं, 1 घंटे की क्लास होगी या जो भी ऑनलाइन जो भी होगा, आपका यूट्यूब पे डाले क्लास या कहीं पे भी, 10 मिनट ही वहां पर, 10-15 मिनट ही पढ़ाई होगी, नहीं तो इधर उधर की बकवासबाजी चलती रहती है। ठीक है, तो आपने फोकस करना है खाली पढ़ाई पे। इस क्लास के अंदर सारी चीजें आपको यही मिलेंगी, इधर उधर की कोई भी बकवास नहीं देखने को आपको मिलेगी। जो आजकल एक दौर चला हुआ है ना, वो आपका काम पढ़ना है और हमारा काम पढ़ाना है, तो दो ही चीजें चलेंगी, पढ़ना और पढ़ाना। उसके बाद देखिए दोस्तों, करनाल। करनाल जो शहर है, पांडवों को कहा जाता है कि पांडव 5 भाई थे, लेकिन देखा जाए तो पांडव कितने भाई थे? 6। जो राजा कर्ण थे वो भी कुंती के पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे। और जब युद्ध हुआ कौरव और पांडव के बीच में, महाभारत की लड़ाई हुई, तो उसने जो साथ दिया था वो कौरवों का दिया था। वो अपने दान के लिए जाने जाते थे, बहुत दानवीर थे। तो राजा कर्ण के नाम से करनाल का नामकरण हुआ है, राजा कर्ण के नाम से करनाल। कुरुक्षेत्र, कुरु, कुरु के बारे में देखो, जो कौरव और पांडव थे उनके पूर्वज हुए हैं। पूर्वज मतलब उनके, जिनके वे वंशज हैं। तो कौरव और पांडवों के जो पूर्वज थे राजा कुरु, राजा कुरु, कौरव और पांडव के जो वंशज थे राजा कुरु, कुरु के नाम से ही क्या हुआ? कुरुक्षेत्र का नामकरण हुआ है, ये ध्यान रख लेना। और कुरुक्षेत्र को हरियाणा की धर्म नगरी भी कह सकते हैं,
महाभारत का युद्ध भी यहीं पर हुआ था। 18 दिन महाभारत का युद्ध जो चला था, 18 दिन तक। गीता का उपदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर दिया था। तो ये चीजें भी आपने ध्यान रख लेना है। ब्रह्म सरोवर भी यहीं पर है। अंबाला, अंबा राजपूत, अंबा, अंबालिका, ये कहा जाता है कि वहां पर एक राजा होते थे जिनका नाम था अंबा, अंबा राजपूत, और उनकी बेटी थी जिसका नाम था अंबालिका। उसके नाम से इसका नामकरण हुआ। एक दूसरी कहानी ये भी है कि यहाँ पर आम के जो पेड़ हैं, आम के पेड़, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे, तो इसलिए इसका नामकरण पड़ गया अंबाला। पंचकुला, कुला कूप, या ये कह सकते हैं कि 5 नदियां, 5 नहरों के कारण इसका नामकरण, या 5 कुओं के कारण इसका नाम पड़ गया पंचकुला। यमुनानगर, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में सारा साल बहने वाली एक जो नदी है वो हमारी पवित्र नदी यमुना है, और यमुना नदी के कारण ही इसका जो नामकरण हुआ वो यमुना नगर हुआ। हरियाणा का एक जिला मेवात, जिसमें मेव जाति की संख्या बहुत ज्यादा है, मेव, और मेव जाति की संख्या होने के कारण इसका नाम पड़ गया मेवात। देखो, मेवात जो जिले का नाम है, अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा चेंज करते हैं इसको। पहले नाम था इसका, जब ये बना, सत्यमेवपुरम, उसके बाद बना ये मेवात, और अब इसको नुहू के नाम से जाना जाता है। तो अब इसका जो नाम है वो क्या है, नुहू। स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया तो इसको नाम दिया गया था सत्यमेवपुरम, और उसके बाद इसका नाम बना मेवात, और अब इसका नाम रख दिया गया है नुहू। क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 ही जिले ऐसे हैं, तो महेंद्रगढ़ था जिसका हेडक्वार्टर नारनौल के अंदर, और एक था जैसे मेवात, उसका हेडक्वार्टर नूह के अंदर। तो इसलिए इसका नाम ही क्या कर दिया गया, अब नूह कर दिया गया। फरीदाबाद, संत फरीद, फरीद, फरीदाबाद का जो नामकरण हुआ है ये संत, देखो इसको फरीदाबाद शेख फरीद भी कह सकते हैं हम, शेख फरीद। आपने मुगल बादशाह जहांगीर का नाम सुना होगा, जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर, जहांगीर के खजानची थे। खजानची यानी जो उसका खजाना, उसकी देखरेख करने का जो काम करते थे वो शेख फरीद करते थे, और उन्हीं ने इस शहर को बसाया। बाबा फरीद कह सकते हैं या संत फरीद कह सकते हैं। तो 1607 में इस शहर की स्थापना की गई थी। तो जहांगीर के समय में बसाया गया शहर था, बहुत पुराना। झज्जर, एक छज्जू नाम का किसान होता था, उसने इस शहर को बसाया था। पहले तो गांव होता, फिर धीरे धीरे फिर ये डेवलप होता चला गया। अब इसको फिर रोहतक से अलग करके इसको एक जिला बना दिया गया, झज्जर। रोहतक, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। उनकी पत्नी थी तारावती, और तारावती के पुत्र रोहतास, रोहतास के कारण ही इसका नामकरण हुआ रोहतक। सोनीपत, सोनीपत, सुवर्ण, सुवर्ण प्रस्थ, श्रवण कुमार के नाम से इसका नामकरण किया गया है। ठीक है। सोनीपत का पुराना नाम है सुवर्ण प्रस्थ। यानी अगर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जाएं तो इसका हम क्या कह सकते हैं, सोने की जगह, जहां पर सोना ही सोना हो, सोने की जगह, रात वाला सोना नहीं, जो मेटल होती है सोना, वो।
देखो सोनीपत जो शहर है भाई, ये दिल्ली के नजदीक अपना शहर है। और अगर देखा जाए तो दूसरे शहरों की अपेक्षा यहाँ पर एजुकेशन के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज एरिया हैं। तो आने वाले समय में सोनीपत का जो नाम होगा पूरे विश्व में होगा, क्योंकि आईएमटी की स्थापना सोनीपत में खरखोदा के अंदर हो चुकी है। पानीपत एक ऋषि हुए जिनका नाम था पाणिनि, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी। एक तो ये कहा जाता है ऋषि पाणिनि के नाम से इसका नामकरण हुआ। दूसरा ये कहते हैं कि जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, उससे पहले युधिष्ठिर ने कहा था कि मेरे को 5 गांव दे दिए जाएं। उन 5 गांव में जो नामकरण था, जो नाम था, वो पानीपत का भी था। और इसको नाम था, इसका पहले नाम, इसी कारण से इसको पांडुप्रस्थ भी कहते हैं। पांडुप्रस्थ, पांडुप्रस्थ, पानीपत का पुराना नाम पांडुप्रस्थ। इसार, इसार, इसार के बारे में आप क्या कह सकते हो? इसार किसने बसाया होगा? अभी मैंने इसार शब्द का अर्थ होता है किला। इसार को बसाया गया था 1354 में। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो शासक हुए थे, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। देखो दोस्तों, फारसी भाषा है ना, जो फारसी भाषा में जो किला है, किले को कहा जाता है इसार। तो फिरोज शाह तुगलक ने वहां पर एक किला बनवाया, ठीक है। और किले को क्या कहते हैं फारसी भाषा में? इसार। तो इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया वहां पर? इसार। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान, दिल्ली सल्तनत के शासक रहे फिरोज शाह तुगलक, तो इन्होंने अपने शासन के दौरान बहुत सारे नए शहरों को बसाया था। उसमें से फतेहाबाद भी है और ये आपका इस्सार भी है। इसके 4 गेट बनाए गए थे इसमें, इस्सार के, यानी चारों तरफ से शहर को, किले को घेरा गया था, उसमें 4 गेट बनाए गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीजें सारी आपको क्लियर हुई होंगी। एक बार जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप दोस्तों, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हमें, एक तो नाम तो है ही, लेकिन किसी चीज के कारण वो फेमस है, किसी चीज के कारण वो फेमस है, तो हम क्या कर देते हैं, उनको एक दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक है। ओके, ये देखना भाई, जैसे जैसे हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते चले जाएंगे, सब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव चीजें करते जाएंगे, उसके बाद में आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं एमसीक्यू, वो भी मैं आपको कराऊंगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके साथ हम एमसीक्यू भी डिस्कस करते चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये क्लास आप इस तरह से पढ़ोगे तो हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन आप पे गलत नहीं करके आओगे। सिटी ऑफ पार्कर्स, धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र, जैसे अभी मैंने बताया था, हरियाणा की धर्मनगरी किसको कहेंगे? कुरुक्षेत्र को कहेंगे। ब्रॉन्ज सिटी, रेवाड़ी, यानी जहां पर, या ये कहते हैं कि जो कांसे के बर्तनों के लिए जो शहर जाना जाता है वो रेवाड़ी जाना जाता है। वीरभूमि, वीरभूमि क्यों कहेंगे, इसके पीछे बताइए। 1857 की क्रांति के अंदर, जब 1857 की क्रांति हुई, तो उसमें रेवाड़ी के बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी शहादत दी थी, तो वो देश के लिए लड़े थे, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? वीरभूमि। एक रेवाड़ी के शासक भी हुए थे। हार्ट ऑफ हरियाणा,
अभी मैंने बताया था, जैसे डिस्कस किया था, पीछे डिस्कस किया था, जींद। जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। तालाब और बावड़ियों का शहर नारनौल। नारनौल। बावड़ियां क्या होती हैं भाई? बावड़ियां, देखो दोस्तों, महेंद्रगढ़ वाला जो इलाका है वो रेतीला इलाका है, ज्यादा वहां पर बरसात नहीं होती। तो वहां पर एक कल्चर था कि जब बरसात होती है तो उसके पानी को स्टोर कर लिया जाए। और वो स्टोर कैसे किया जाता था? तालाब और बावड़ी बनाकर। बावड़ी किसको कहेंगे हम? इस तरह से आपने एक ये बनाया, तालाब बना दिया और इसके चारों तरफ पैड़ी बना दी इसमें उतरने के लिए। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि एक पक्का तालाब जिसमें बरसात का पानी स्टोर होता रहे, उसको बावड़ी। और सबसे ज्यादा बावड़ी जो आपको मिलेंगी वो नारनौल के अंदर मिलेंगी। और ये जो नारनौल है, महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर है नारनौल। जितने भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज हैं वो सारे नारनौल के अंदर मिलेंगे आपको। हरियाणा का पेरिस, यानी जो बिल्कुल साफ सुथरा शहर करनाल। बड़े अच्छे ढंग से बसाया गया जो शहर है करनाल, कर्ण की नगरी। हरियाणा का पेरिस किसको कहेंगे? करनाल को। साइबर सिटी या मनोरंजन सिटी गुरुग्राम को। दोस्तों आप ये देखोगे यहाँ पर बहुत सारी, गुड़गांव के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारे यहाँ पर आप कॉल सेंटर हैं। तो इस तरह से इसको हम साइबर सिटी कह सकते हैं। और जो गुड़गांव का नाम है, खाली इंडिया के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर इसको जाना जाता है। पेपर सिटी यमुना नगर। पेपर मिल सबसे ज्यादा यमुना नगर के अंदर है, क्योंकि जो यमुना नगर है वहां पर जंगलों पेड़ बहुत ज्यादा है। इसलिए जो कागज बनाने के लिए रॉ मेटेरियल चाहिए, माल, कच्चा माल चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा आपको? लकड़ी से ही मिलेगा। तो इसलिए यमुना नगर के अंदर लकड़ बाजार भी बहुत सारे हैं और आपको पेपर्स भी वहीं पर बहुत सारे बनाने की जो फैक्ट्री हैं, कारखाने, वो वहीं पर हैं। इसलिए इसको पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत सारे शुगर मिल भी हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शुगर सिटी। पलवल और रोहतक के अंदर दोस्तों बहुत सारे जो शुगर मिल है वो लगाए जाते हैं, जहां पर चीनी बनाई जाती है। तो शुगर सिटी किसको कहते हैं हम? पलवल और रोहतक को। बुनकरों का शहर, यानी सबसे ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं जो जहां पर कपड़े की मिल है। अब आप जीटी रोड की तरफ से जाओगे तो दोस्तों ये पानीपत है। पानीपत बुनकरों का शहर। बुनकर क्या कहते हैं? जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं उनको हम बुनकर कहते हैं। अब आप एक चीज बताइए, सोचिए कि पानीपत ही बुनकरों का शहर क्यों बना? देखो दोस्तों, कोई भी चीज, एरिया जब डेवलप होता है उसके लिए ये होता है कि एक तो रास्ता, जो शहर मेन हाईवे पर होंगे ना, तो वहां पर कोई भी इंडस्ट्री लगाना पसंद करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना चीजों को वहां से बड़ा आसान होता है। एक तो दिल्ली के नजदीक हुआ और एक मेन हाईवे पर है। इस कारण से सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे यहाँ पर लगती चली गई और उसके बाद यहाँ ये शहर बुनकरों का शहर बन गया। आज भी यहाँ से बहुत सारा जो कपड़ा बनता है वो विदेशों में जाता है। हमारे जो सेना के अंदर कंबल यूज किए जाते हैं उसका बहुत सारा जो हिस्सा है वो कहाँ से बन के जाता है? वो पानीपत से बनकर जाता है। ठीक है, पानीपत ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। तो ये आपके बुनकर सिटी दोबारा बता देते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, वीर सिटी रेवाड़ी, हार्ट जींद, बावड़ियों का शहर नारनौल, हरियाणा का पेरिस करनाल, साइबर सिटी गुरुग्राम, पेपर सिटी यमुनानगर, शुगर सिटी पलवल रोहतक और बुन नगरी पानीपत। दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट चाणक्य एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। अगर आपको किसी तरह की भी इंक्वायरी करनी है तो हमारा जो ऑफिस का नंबर है ये 9996406888, इस पर आप कॉल कर सकते हो। और दोस्तों आपने कोई भी कोर्स लेना है, चाहे सीईटी या हरियाणा से या दूसरे एसएससी, कोई भी आपने कोर्स ऑनलाइन लेना है तो आप ये हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएंगी। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। मैं और कुछ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो रोचक तथ्य हैं हरियाणा के
वो आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।